हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपकी मैराथन क्लास है, हिंदी की है, केवल पैडागोजी के ही हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। में भाग नहीं लेते हैं तो भाषा के किस कौशल में उन्हें कठिनाई हो रही है। तो ए में है संप्रेषण संबंधी, बी में है अभिव्यक्ति संबंधी, सी में है गहनता संबंधी और डी में है उच्चारण संबंधी। तो किससे संबंधी उनके पास कठिनाई है? तो यहाँ पे हो जाएगा अभिव्यक्ति संबंधी, ठीक है ना। क्यों अभिव्यक्ति संबंधी होगा? क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी जो है वो विषय वस्तु को तो समझ लेते हैं किंतु वे किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, वो बातचीत आपस में नहीं करते हैं, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो अपनी भाषा में, ठीक है। तो उन्हें जो है अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई है, मतलब वो बोलते नहीं है, वो कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वो अपनी अभिव्यक्ति आई थिंक वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में उन्हें क्या समझ में आया है, वो उन्हें जो कहना चाहिए वो चीज़ वो नहीं कह पाते हैं। तो उन्हें अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि वो चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हें अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई हो रही है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में है कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो पहला है संकेत देने वाले, बी है संकेत समझने वाले, सी है विरोध करने वाले और डी है सहमति देने वाले। तो किस श्रेणी में रखेंगे? तो इन्हें हम बी वाले में संकेत समझने वाले श्रेणी में रखेंगे। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, संकेत समझने वाले, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है विद्यार्थी के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? तो पहला है यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए और बी है विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए और सी है लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए और डी में है विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा संकेतों को उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपका लास्ट टाइम चल रहा है, इन लास्ट समय में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो अगला है बच्चों में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो कि उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? तो पहला है व्यवहारवादी, बी है संज्ञानात्मकवादी और सी है सहजतावादी, डी है रचनावादी। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजतावादी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सहजतावादी बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? तो पहला है स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना और बी है भाषण की सीमितता का होना और सी है नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना और डी है सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। तो क्या होगा इसका? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, ठीक है। तो ये भाषाई संबंधी का विकार नहीं हो सकता है। तो इसमें नहीं पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो यही वाला नहीं होगा, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई। बाकी इसमें से सभी हैं, ठीक है ना, स्थानीय मान से संबंधित है ये सब। स्थानिक मान जो है ये कैलकुलेशन से संबंधित हो जाएगा, गणना से संबंधित हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का नेगेटिव वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे सूची दी हुई है। फर्स्ट सूची में भाषाई घटक है और सेकंड सूची में भाषाई घटकों की व्याख्या है। तो ध्वनि विज्ञान है, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, शब्द संरचना। तो यहाँ पे सभी के मेल कराने हैं, यहाँ पे कौन किसकी व्याख्या किसके साथ सही है। तो ध्वनि विज्ञान का किसके साथ होगा? तो ध्वनि विज्ञान का हो जाएगा ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों के को संदर्भित करता है। तो ये ध्वनि के साथ हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान इसे कहते हैं, ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है, ठीक है। और अर्थ विज्ञान किसे कहेंगे? तो अर्थ विज्ञान जो हो जाएगा यहाँ पे
संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है, तो ये हो जाएगा अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। और वाक्य विन्यास के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो वाक्य विन्यास के अंतर्गत आ जाएगा वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताता है, जो वाक्य विन्यास होता है। और शब्द संरचना में शुद्धियों प्रभावपूर्ण संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन फिर सही हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का बी के साथ हम लोग मैच किए थे, सेकंड का सी के साथ, थर्ड का डी के साथ और फोर का ई के साथ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ रहा है, जो कि सही है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 1 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चों की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, तब इसे डैश कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, पहला है टेलीग्राफिक भाषा, और बी है व्याकरणिक रूप, और सी है ओवर रेगुलराइज, और डी है वार्तालाप। तो क्या होगा इसका, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलीग्राफिक भाषा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 1 से 2.5 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वो शब्दावली को 200 से 250 शब्दों में बोल लेते हैं, उच्चारण तक पहुंच जाते हैं, तो इस भाषा को हम टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसका टेलीग्राफिक भाषा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है, तो कौन सा बढ़ावा नहीं देता है, पहला है रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, बी है घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सी है सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, डी है सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है, यह सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो पहला है संज्ञानवादी, बी है व्यवहारवादी, और सी है रचनावादी, डी है अंतःक्रियावादी। तो किनके द्वारा यह जो है प्रतिपादित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की जो सहायता स्फूर्त तरीके से हो रहा है, तो इस सिद्धांत को हम व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो ये इसके द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन का की विशेषता मानी जा सकती है, तो कौन सी इसमें गहन पठन की विशेषता मानी जाएगी, पहली है प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाता है, और बी है सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए, और सी है सूचना का पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए, डी है पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। गहन पठन का अर्थ यही होता है कि प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाता है, तो उन्हें हम प्रभावपूर्ण से पढ़ते हैं, समझ करके पढ़ते हैं। ठीक है, रुचि लेकर के पढ़ कर अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राह्य भाषा कौशल है, तो ज्ञानात्मक भाषा कौशल कौन सा होगा, तो ए में है नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, और बी है बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, सी है बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, और डी है द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोलचाल की भाषा में जो सुनते तथा बोलते हैं, मतलब सुनने और बोलने से हो जाएगा। ठीक है ना, और लिखने और पढ़ने से होता, तो यहाँ पे कौन सा वाला हो जाता है, हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सुनने और बोलने से होगा तो कौन सा कौशल यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, अभिव्यक्ति कौन सा आप लोग बताइएगा जरूर। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान जो है उसके द्वारा अवबोधात्मक के लिए सहारा देना में क्या सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित होगा सहारा देना में, चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना, और बी है घर की भाषा के सारांश, सी है शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दकोश का प्रयोग, और डी है संकेतों का प्रयोग। तो कौन सा इसका सही होगा, तो इसका ए वाला सही होगा, चेष्टाएं करना तथा मुख के भावों का प्रयोग करना, ये होता है सहारा देना। ठीक है ना, तो ये अवबोधात्मक के लिए जो होगा
सही हो जाएगा। शिक्षण के दौरान अवबोधात्मक के लिए जब सहारा दिया जाता है तो वहाँ पे चेष्टाएं, मुख के भावों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पानी मांगते हैं किसी से, कोई पानी पी रहा है बॉटल से, तो हम उससे इसे इशारा करते हैं अंगूठा दिखा करके कि मुझे भी चाहिए, करके ऐसे हम मुंह ऊपर करके और अंगूठा ऐसे करके दिखाते हैं कि हमें भी पानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मुख के भाव का उपयोग किया जाता है, इसे ही हम अवबोधात्मक कहते हैं, ठीक है ना। शिक्षण के दौरान इसे ही हम अवबोधात्मक कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला है, आई थिंक 2 बार आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो 18 नंबर में है, विद्यालय में बच्चों को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है। तो पहला है, घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित है। और बी है, यह उनके अधिकारों का हनन है। और सी है, विद्यालय में घर की भाषा के प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है। और डी है, इससे विद्यार्थी स्वयं को हंसी पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हानिकारक यहाँ पूछा है, तो अगर हम बच्चों को हंसी पर महसूस कराएंगे और वो स्वयं को खोया हुआ महसूस करेगा तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे, क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। बी है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। और सी है, शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी में आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं। और डी में है, शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषाएं में सीखते हैं तथा बाद में अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई थिंक यहाँ पे बहुभाषिकता पूछा हुआ है, बहुभाषिकता से रिलेटिव यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी भाषा जो होती है वो क्या कहते हैं, शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे चलकर कम से कम 2 भाषाएं और जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसी को ही बहुभाषिकता कहेंगे, ठीक है। तो आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं, तो आपके पूरे टोटल 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इससे पहले आपका जो है 15 क्वेश्चन क्या कहते हैं पैसेज से है, तो हम लोग केवल 15 क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी के। तो क्या कहते हैं, इसमें है शिक्षार्थी भाषा, इसमें क्वेश्चन पूछा है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। तो ए ऑप्शन में है भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, और बी में है भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, और सी में है उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति को सीख कर, और डी है प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का प्रयोग करके, भाषा का उपयोग करके, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। तो शिक्षार्थी किस प्रकार से भाषा अर्जित करेंगे, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, जितने ज़्यादा वो क्या कहते हैं बातचीत के वो मतलब बातचीत करेंगे एक दूसरे से, अंतःक्रियात्मक मतलब वही हो गया अंतःक्रियात्मक, मतलब एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर वहाँ पे रहेगा उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के सीख कर, तो संस्कृति उनकी सीखेंगे तो उससे उनको कोई शिक्षार्थी मतलब कोई भी बच्चा भाषा अर्जित नहीं कर पाएगा, की संस्कृति अपनाए उसके बाद वो भाषा सीख पाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके, जितना ज़्यादा भाषा का उपयोग करेगा उतना ज़्यादा उसे भाषा सीखने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको भाषा आएगी, वो अर्जित अर्जित कर पाएगा, सीख पाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो पहला है पढ़ना सुनना, बी है सुनना लिखना, सी है बोलना लिखना, और डी है पढ़ना बोलना और लिखना। तो इसमें पूछा क्या है, अभिव्यक्ति से। तो अभिव्यक्ति से आप लोग ऐसे लिख लिया करिए शु बो पली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिव्यक्ति वाला पूछ रहा है कि गणनात्मक वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सु बो पाली, तो यहाँ पे जो हो जाएगा
तो यहाँ पे जो सुनना और पढ़ना हो जाएगा ये गणनात्मक हो जाता है, ग्रहण करना गणनात्मक हो जाएगा, और जो बोलना और लिखना हो जाएगा ये अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा, शुभोपली लिख करके उसके बाद में यहाँ पे बोलना और लिखना का हो जाएगा अभिव्यक्ति, और पढ़ने और सुनना और पढ़ने का हो जाएगा गणनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ है बोलना और लिखना, तो सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बोलना और लिखना भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? तो पाठ्य सामग्री से अर्थग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण। तो लेखन से वैकल्य है उसे क्रिया की गणना करने से कि पठन से है, तो कौन सी उसके पास विकलांगता है, कौन सा वैकल्य है? तो जो है उसके पास यहाँ पर पढ़ने से दिक्कत है, पढ़ने से विकार है, यहाँ पे पठन वैकल्य है। ठीक है, क्योंकि वो पढ़कर पाठ्य सामग्री से अर्थ नहीं कर पा रहा है, सारांशीकरण नहीं कर पा रहा है, अपेक्षित गति से मतलब वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, रुक रुक के या हकला कर पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसे पढ़ने से रिलेटिव उसे कठिनाई है। लिखने का तो कोई कार्य कर नहीं रहा है, वो पढ़ रहा है, क्रिया भी नहीं कोई कर रहा है, और कौशल यहाँ पे गणित की तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है अभिकथन है भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है, और तर्क में है भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। तो कौन सा इसका सही होगा ऑप्शन? तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कथन में है भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है, ये बात सही है, और जो भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम भी है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही है, इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? तो पहला है वर्णनात्मक लेखन, दूसरा है विवरणात्मक, और सी है वृत्तांत लेखन, डी है तार्किक लेखन। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्णनात्मक लेखन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है विषय उन्मुख लेखन शैली है जो कि कोई मतलब कोई मुद्दा है, कोई विषय है, उस पर मतलब लेखन किया जा रहा है, मुद्दा है, विषय है, मतलब कोई बड़ा लेखन किया जा रहा है, तो इस कारण यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे वर्णनात्मक लेखन। ठीक है, क्योंकि जो वर्णनात्मक लेखन होती है या एक विषय लेखन उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय पर वर्णनात्मक लेखन का निबंध शैली है। तो निबंध शैलियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हो जाएगा विचारात्मक और वर्णनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, वह विचारात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, और कौन सा होता है? वृत्तांत लेखन हो जाता है। ठीक है, तो जो वृत्तांत लेखन होता है वो तार्किक लेखन से संबंधित होता है। ठीक है, और तो इस कारण यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया है? तो ए है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, बी है मौन तरीका, और सी है प्राकृतिक उपागम, और डी है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामुदायिक भाषा अधिगम हो जाएगा। सामुदायिक भाषा अधिगम भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो अगला है विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो पहला उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, और डी है पोर्टफोलियो, सी है रूब्रिक, और डी है परियोजना। तो इसका भी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें से पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर।
113। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है, कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है इसमें से। तो पहला है किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, और बी है वाक्यों और व्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, और सी है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्त की पहचान, और डी है अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना, मतलब उच्चारित तो कर लेना लेकिन अर्थ को समझ न पाना। तो इसमें से उपकौशल नहीं है पूछा है, तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षरों और ध्वनि की शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ को ना समझ पाना, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। तो पहला है बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, और सी है अंतर पाठीय पठन, डी है व्याख्यात्मक पठन। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका बारीकी से पठन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, समाचार पढ़ रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा, तो बारीकी से पठन कहा जाएगा। बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गहन पठन होता तो गहन भी हो सकता था अगर बारीकी ना दिया होता तो। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है वस्तु को गहराई से समझना, तो विशिष्ट सूचना के लिए, ठीक है, विशिष्ट सूचना के लिए यहाँ पे बारीकी से पठन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अगला है, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखे, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो पहला है लेखन का उत्पादन उपागम, बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, सी है उद्देश्य के लिए लिखना, और डी है शिक्षार्थी आधारित लेखन। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम हो जाएगा। और अगला है, कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ रही है। वह शिक्षार्थियों दो दो के जोड़े में बैठाकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें एक भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनके उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा। तो इस युक्ति को हम क्या कहेंगे। तो पहला है व्याकरण का अभ्यास ड्रिल, और बी है अध्ययन संलग्नता, सी है गहन व्याकरण अभ्यास, डी है प्रस्तुतिकरण अभ्यास। तो क्या होगा, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग हो जाएगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा। तो इस कमी को हम क्या कहेंगे। पहला है डिसलेक्सिया, बी है डिस्ग्राफिया, सी है दृश्यात्मक पहचान, डी है पठन में कठिनाई। तो क्या कहेंगे उसे, तो उसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर है, संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, और बी है सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, सी है शिक्षार्थी के अध्ययन के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, डी है शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, यही वाला सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला है 119 नंबर क्वेश्चन, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो शिक्षण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। पहला है निमज्जन, द्विभाषावाद, और सी है बहुभाषावाद, और डी है एकल भाषावाद। तो उसे हम कहेंगे निमज्जन। जब एक से अधिक भाषाएं आ रही हैं उसे, तो उसे हम मतलब बहुत ज़्यादा उसे भाषाएं आ रही हैं, कई उसे भाषाएं आ रही हैं, तो उसे हम निमज्जन कह देंगे, भाषा निमज्जन। ठीक है, तो भाषा निमज्जन हम उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति या बच्चा, जो भी कोई भी विद्यार्थी
अपनी मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण कर लेता है, उसके बाद जब दूसरी भाषा में या अन्य भाषा में क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करता है, तो इसी प्रक्रिया को ही हम निमज्जन कहते हैं। ठीक है, अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करके दूसरी भाषा में जब क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करने लगे, शिक्षा लेने लगे, तो उसे हम निमज्जन कहेंगे। ठीक है, तो इसे इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को उपयोग करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो पहला है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, बी है संदर्भ के द्वारा भाषा, भाषा के द्वारा संदर्भ और संदर्भ समूची भाषा में। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिस्टर। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, तो इससे पहले आपका जो है पेडागोजी का पैसेज वाला पार्ट है, तो हम उसे नहीं देखेंगे, हम क्या कहते हैं पैसेज ये पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें है यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम से कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए। मतलब कि इसमें कहा है कोई शिक्षार्थी है वो लक्ष्य भाषा के संदर्भ में बहुत कम जानकारी है, उसे वो नहीं जानता है, तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए, व्याकरण की शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो हम ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या है, तो इसमें है निगमनात्मक, और क्या कहते हैं दूसरा है अध्यापक केंद्रित। तो ये तो बात गलत है, अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है, यहाँ पे बालक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा कहे पढ़ने के लिए हमें वही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, अध्यापक के हिसाब से मतलब खुद के हिसाब से नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, नहीं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। और दूसरा है यहाँ पे कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन करना। तो कंठस्थीकरण का मतलब होता है याद करना, रटवाना। तो हमें बच्चों को याद नहीं करवाने हैं, रटवाने नहीं है, मेमोराइजेशन नहीं करवाने हैं, तो ये बात भी गलत होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और डी नंबर में है अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। तो यही बात सही है, यहाँ पे बच्चा केंद्रित भी है और अंतः क्रियात्मक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा के संदर्भ में बहुत ज़्यादा कम अभिज्ञ है, यहाँ पे लक्ष्य भाषा की बात किया हुआ है, तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण के लिए अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे निगमनात्मक तरीका भी नहीं होना होगा, यहाँ पे नियम से ये नहीं अपनाना है हमें। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर यही वाला हो जाएगा, अंतः क्रियात्मक। ठीक है, अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित, यही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अंतः क्रियात्मक होना चाहिए और शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, तो बच्चों को समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी कहा जाएगा। मतलब ध्वनि के आधार पर यहाँ कहा है कि शब्द के समूह की श्रेणी क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक समूहीकरण, और दूसरा है कोश विषयक समूहीकरण, और सी है व्याकरणिक समूहीकरण, और डी है अर्थ विषयक समूहीकरण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ध्वनि की बात किया हुआ है, तो ध्वनियों के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी। तो यहाँ पे कोश विषयक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ध्वनि की बात किया हुआ है, व्याकरणिक भी नहीं होगा, और अर्थ की तो बात यहाँ पे होगी ही नहीं। जब ध्वनि की बात किया हुआ है तो यहाँ पे अर्थ कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वन्यात्मक सामूहिकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है ध्वनियों के आधार पर शब्द समूह, तो ध्वन्यात्मक सामूहिकरण हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोश विषयक की बात किया होता, कोश विषयक होता, तो यहाँ पे कोश विषयक सामूहिकरण हो जाता। अर्थ विषयक की बात करता तो यहाँ पे अर्थ विषयक सामूहिकरण हो जाता। यहाँ पे ध्वनियों की बात किया हुआ है तो इस कारण यहाँ पे ध्वन्यात्मक सामूहिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है हमें ये ढूंढना है। यहाँ पे उन्हें शाश्वत पठन के लिए कहना चाहिए, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना नहीं क्लोज एंड। हाँ, तो यहाँ पे सबसे कम की बात किया हुआ है, उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना चाहिए। तो ये बात सही है, यहाँ पे जो नेगेटिव है सबसे कम महत्व है उसे ढूंढना है।
और अगला है यहाँ पे उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी बात सही है, जितना ज़्यादा वो गतिविधियों में बच्चे क्या कहते हैं भाग लेंगे, उन्हें प्रोत्साहित हम लोग करेंगे भाग लेने के लिए, तो उतना ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा बोलने में मतलब वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे बोलने के लिए। और यहाँ पे बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन यहाँ पे हमें नहीं पूछना है, तो यहाँ पे यही वाला बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। उन्हें श्वास और पठन के लिए कहना, अगर हम उन्हें श्वास और पठन के लिए कहेंगे, जोर जोर से जब पढ़ेंगे बच्चे तो भी उनका वाचन कौशल का विकास होगा, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। हमें लेकिन नेगेटिव ढूंढना है, तो नेगेटिव में यही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, केवल यही वाला गलत है। जो गलत है मतलब कम महत्व है, वही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 108 का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बंद अंत वाले प्रश्न जब हम बच्चे से पूछेंगे, एक वर्ड में आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहेंगे, केवल एक ही वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे, तो वो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो उनका वाचन कौशल का विकास नहीं होगा। यहाँ पे कम से कम बच्चे बात करेंगे, कम से कम बोलेंगे, तो वाचन कौशल का विकास यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे कम महत्व बी वाला वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, अगर यहाँ पे ओपन एंडेड होता, खुले अंत वाले प्रश्न की बात करता, तो यहाँ पे क्वेश्चन सही रहता। ठीक है, जितने खुले अंत वाले प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पे ये बात भी सही रहेगा। एक से अधिक आंसर देंगे, एक से अधिक शब्दों में बच्चे बोलेंगे, तो वहाँ पे भी उनका वाचन कौशल का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही वर्ड में बच्चे मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वाचन कौशल का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो निगेटिव है, मतलब कम महत्व है, तो कम यही वाला महत्व है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें भी कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये वाला पता करना है। तो इसमें से पहला है पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है, और बी है पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं, और सी है एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन है। ठीक है, और डी है पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कम महत्व की बात किया हुआ है, तो सबसे कम महत्व कौन सा है? पठन का तात्पर्य है सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना, तो यही वाला सबसे कम महत्व है। जो सबसे कम महत्व है वही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और सभी ऑप्शन सही है। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते हैं, ये बात तो सही है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेना ही पठन का अर्थ हो जाता है। और एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए उसके पाठक कौन है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। और पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए, ये बात भी सही है। यहाँ पे केवल यही सही नहीं है। ठीक है, पठन का तात्पर्य होता है कि सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना, तो डिकोड करना ही नहीं होता है पठन का अर्थ। पठन का मतलब होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेना, पठन का मतलब ये होता है यहाँ पे, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो निगेटिव है वही वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, गलत का गलत सही हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? श्यामपट्ट से नकल करना, और बी है प्रमाणिक सामग्री का पठन, और सी है समाचार सुनना, और डी है प्रतिबिंबात्मक जनरल लिखना। तो इसमें भी नहीं करेगी, सारे क्वेश्चन नेगेटिव वाले ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रमाणिक सामग्री का पठन है ये तो वास्तविक जीवन से यहाँ पे रहेगा, और समाचार सुनना ये भी वास्तविक जीवन से रहेगा, और प्रतिबिंबात्मक जनरल लिखना ये भी वास्तविक जीवन से रहेगा। लेकिन यहाँ पे यही वाला आंसर गलत है। ठीक है, श्यामपट्ट से नकल करना, तो हमें नकल नहीं करना है, ये वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, स्थितियों के भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाली बात यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, श्यामपट्ट से नकल करना, ये बात यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो जो गलत है वही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात किया हुआ है, यहाँ पे सारे और तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन है। एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? तो पहला है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, और बी है निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, और सी है स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर, और डी है साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा। तो साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा यहाँ पे है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो यहाँ पे है पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा नहीं, यहाँ पे क्योंकि कहा है उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है। तो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, तो यहाँ पे यही बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पे स्वयं निर्मित सामग्री के अगर अध्यापक खुद के द्वारा मतलब अपने हिसाब से क्या कहते हैं वो सामग्री निर्धारित करके और सूचनाएं देकर यहाँ पे शिक्षार्थियों के भाषा कौशल का विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी। और साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा, तो यहाँ पे हमें बच्चों से परीक्षाएं नहीं लेनी है, तो यहाँ पे ये बात भी गलत हो जाएगी। और पहले से ही निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा, तो यहाँ पे ये बात भी गलत है। पहले से ही हमें पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करने हैं, ठीक है, पहले से ही नहीं निर्धारित करनी है, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा। तो ये बात यहाँ पे सही रहेगी, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, ठीक है, यही बात यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि जो है एक उत्साही अध्यापिका स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर किसी एवं पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हमें निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को भी नहीं करना है, ठीक है। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित करने हैं, ना तो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को भी करना है और ना ही परीक्षा लेनी है। यहाँ पे इसी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर बच्चों के द्वारा निर्मित, हम सोचे कि यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक के द्वारा निर्मित सामग्री, यहाँ पे बच्चे स्वयं से मतलब यहाँ पे हो रहा है, बच्चों के हिसाब से काम हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसका है अगला, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए है योजना बनाने के लिए काफी समय लगाना, पाठक के बारे में विचार करना और लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक हो तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम प्रारूप देना। और डी है प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना। तो यहाँ पे नेगेटिव की बात किया हुआ है। तो नेगेटिव में यहाँ पे सबसे गलत आंसर इसमें से कौन सा है। योजना बनाने के लिए काफी समय लगाना, पाठक के बारे में विचार करना, और ये बात सही है। यहाँ पे भी ये है लिखे हुए को क्या कहते हैं पुनः पढ़ना, आवश्यक अंतिम प्रारूप देना, बात भी है। और यहाँ पे है अगला डी वाले में प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान दे रहा, यही वाला गलत आंसर है। जो गलत है वही वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में कहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी से भी नेगेटिव क्वेश्चन ढूंढना है। श्रवण वाचन पठन और लेखन भाषा कौशल है, लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। और सी है लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। और डी है वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता है, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की जरूरत है। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। तो यहाँ पे यही वाला नेगेटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रवण वाचन पाठन और लेखन भाषा कौशल है, ये बात तो सही है। और लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है, तो ये बात भी सही है। और वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकती है, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की जरूरत है। हाँ, लिखने के लिए योजना बनाने की जरूरत तो होती ही है। तो यहाँ पे जो है सबसे यहाँ पे यही वाला आंसर गलत है, सी वाला ऑप्शन। तो जो गलत है गलत वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेंगे तो अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन में, किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए। होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना। और बी में है व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना और उनका सारांशिकरण। और सी है कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना। और डी है शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो, ठीक है।
तो इसमें से जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। तो यहाँ पे इसी से बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव की बात यहाँ पे भी किया हुआ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षा देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए। तो हमें इसी काम से बचना चाहिए, डी वाले ऑप्शन में जो कि है। शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना चाहिए जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो, इसी से बचना चाहिए, नियम पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगला है 15 नंबर, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रवाहपूर्ण बोल लेती है, संभवतः यह डैश है। तो वह भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषी है कि द्विभाषी है। तो क्या होगा इसका, तो इस जो है ये बहुभाषी है, वो अच्छे से फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी एक से अधिक भाषाएं बोल ले रही है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुभाषी हो जाएगा, संभवतः वह बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथक के आलोक में आप मिडित विद्यालय, यहाँ पे मिडित है, मिडिल हो जाए, विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। तो पहला है प्रामाणिक साहित्य का पठन, और बी है निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन, और सी है द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग, और डी है अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीट पर काम। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रामाणिक साहित्य का पठन हो जाएगा, प्रामाणिक साहित्य का पठन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग एक बार ठीक से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे यही वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है, एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है, हकलाना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण, अफेजिया, डिस्फेजिया। मतलब यहाँ पे किसमें, बोलने में शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है, मतलब कि वो बोल नहीं पा रहा है। तो बोलने से कौन सा यहाँ पे विकार हो जाएगा, तो बोलने से यहाँ पे हकलाना हो जाएगा। ठीक है। दोहराने व वाचन का प्रवाह बाधित होता है, यहाँ पे हकलाना हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो हकला रहा है बार बार, जब दोहराने पर वो बोल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे हकलाना हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए। तो ए है सही उच्चारण का प्रदर्शन करके, बी है जीवा व होठ की सही दिशा का अभ्यास करके, और सी है शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, और डी है शिक्षार्थियों को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलती की पहचान हो सके। तो इसमें से कौन सा सही होगा आंसर, तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से नेगेटिव ढूंढना है, तो यहाँ पे अभ्यास करने से, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, तो यही वाला सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की बात किया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा है अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु उनकी कौन सी युक्ति सही नहीं है, प्रयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे वाचन की बात किया हुआ है, तो वाचन अच्छा आने के लिए हमें सही उच्चारण का प्रदर्शन करना चाहिए, जीवा ओंठ की सही दशा का अभ्यास करा के, तो ये भी कराना चाहिए, और 1 मिनट बोलने का अवसर देना चाहिए जिससे उसकी गलती पहचान हो सके। लेकिन यहाँ पे शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करना, तो यहाँ पे देखना, वो तो देख ही पा रहा है, बोलने से वहाँ पे उसको दिक्कत है, तो ये देखने की यहाँ पे बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कारण सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखने की बात किया हुआ है और उसे अच्छे से बोलने की बात की प्रशिक्षण के लिए बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात प्रयुक्त नहीं है देखने के लिए। ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं। तो ए है भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम, और बी है व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक प्रयोग, और क्या कहते हैं, सी है विभिन्न शैलियों में लेखन, और डी है सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, तो इसका जो हो जाएगा गणनात्मक का होता है यहाँ पे सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणनात्मक ग्राह्य भाषा का क्या हो जाता है, श्रवण एवं पठन हो जाता है। ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर में कहा है उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है। तो ए है वर्तमान कार्य नीतियों में व्याकरण शुरू करना, और बी है विद्यार्थियों के ज्ञान का प्रशिक्षण, और सी है शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना, और डी है शिक्षार्थियों को व्याकरण पढ़ाना।
तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है ये पूछा है। तो इसका यही उद्देश्य है, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना। तो यही क्या कहते हैं, उपचारात्मक अध्यापन का उद्देश्य होता है। मतलब कि जहाँ उन्हें कठिनाई आ रही है, जहाँ उन्हें कमी रह गई है, उसका उपचार करना, उसे फिर से सिखाना उस चीज़ को, ठीक है ना, उसे समझ बूझ कर फिर से सिखाना। तो यहाँ पे उपचारात्मक अध्यापन का यही उद्देश्य हो जाएगा। जहाँ मतलब बच्चे नहीं सीखे हैं, कहाँ उन्हें कमी आ रही है, ठीक है, तो उसका मतलब उपचार करना, उसे फिर से सिखाना। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पूरे 15 क्वेश्चन थे, आपके पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोग भी हल कीजिएगा और आपका कितना सही होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको और किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा कि हमें इस सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हम उसका भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।